गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर हेमलता आकोदिया, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू से। बच्चों, हम एमए प्रीवियस का 4th पेपर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने लोक प्रशासन के पेपर को पढ़ाना प्रारंभ किया था। आज का वीडियो हम मुख्य कार्यपालिका तथा उसके कार्यों के बारे में है। प्रत्येक देश में प्रशासन के प्रधान के रूप में एक अभिकरण होता है जिसे हम मुख्य कार्यपालिका कहते हैं। लोक प्रशासन में मुख्य कार्यपालिका की स्थिति केंद्रीय होती है। इसे ही संपूर्ण प्रशासनिक प्रबंध व्यवस्था में नेतृत्व करना होता है। मुख्य कार्यपालिका के महत्व को बताते हुए प्रोफेसर बीड ने बताया है, उच्च स्तरीय नीति के विकास में नेतृत्व प्रशासकीय प्रबंधक के साथ इतना घुल मिल गया है कि अधिकांश सरकारों में तथा प्राय सभी व्यक्तिगत संगठनों में दोनों कार्यों को जानबूझकर एक ही व्यक्ति को सौंप दिया जाता है। यही वह केंद्रीय तथ्य है जिसके आधार पर मुख्य कार्यपालिका की स्थिति सभी छोटे अधिकारियों जैसे कार्यपालिकाओं, प्रशासनिकों और प्रबंधकों की अपेक्षा उल्लेखनीय बन गई। वास्तव में प्रशासन जब विभिन्न कारणों से एकता कम होने लगी और इस प्रकार बढ़ती हुई प्रवृत्ति प्रशासन के लिए खतरा बनने लगी, तो मुख्य कार्यपालिका का विचार और पद अधिक महत्व ग्रहण करता गया। अमेरिका के प्रसंग में प्रोफेसर वाइट ने बताया है कि 19वीं शताब्दी के अधिकतम भाग में जब अनेक नई प्रक्रियाएं प्रारंभ की गई और नए कार्यालयों का निर्माण किया गया, तो राज्य और स्थानीय स्तरों पर प्रशासकीय एकता बहुत कम रह गई। अनेक परिस्थितियां, नवीन विकासों एवं कुछ संस्थाओं के प्रभाव के कारण बड़े संगठनों एवं सरकारी प्रशासन में पार्थक्य भाव विकसित हुआ। पार्थक्य की शक्तिशाली तत्वों ने कुछ इस प्रकार हैं, जैसे शक्तिशाली सरकार का भय, प्रजातंत्रात्मक विचारों का प्रभाव, कांग्रेस की समितियां, कुछ अभिकरण है जो शक्तिशाली थे, शक्तिशाली समूह, शक्ति के लिए संघर्ष, कैबिनेट, बड़े संगठनों की निश्चितता। इन सभी कारणों से संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रशासनिक व्यवस्था में पार्थक्य का विकास होता है। ये कारण बहुत कुछ मात्रा में प्राय सभी देशों के प्रशासन पर लागू होते हैं। इन सभी तत्वों के परिणाम स्वरूप प्रशासन जब अत्यंत कमज़ोर हो जाता है तो उसको संचालित करना कठिन हो जाता है। संघीय स्तर पर राष्ट्र के अध्यक्ष की स्थिति इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वह अपनी संवैधानिक उत्तरदायित्वों को भी पूरा करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। इस स्थिति में देश का प्रशासन चल नहीं सकता। प्रशासन में एकता, सामंजस्य, सहयोग, समरूपता आदि के लिए आवश्यक है कि मुख्य कार्यपालिका के हाथों को शक्तिशाली किया जाए। वास्तव में इस पद का महत्व प्रशासन को एकीकृत करने में है। मुख्य कार्यपालिका के कार्यालय की स्थापना के लिए उत्तरदायी सबसे महत्वपूर्ण कारण एक तो यही था कि प्रशासन में जो पृथकतावादी प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही है उनको रोका जाए। इसके अतिरिक्त मुख्य कार्यपालिका के पद के विकास में कुछ अन्य कारण भी महत्वपूर्ण हैं, जिसमें पहला है उत्तरदायित्व की मांग। प्रशासन में भ्रष्टाचार, देरी, अनियमितताएं आदि अनेक दोषों की संभावना सदैव रहती है। इन दोषों के प्रभाव एवं प्रसार को कम करने के लिए सबसे पहली शर्त यह होती है कि किसी एक व्यक्ति अथवा कार्यालय को इस सब का उत्तरदायित्व सौंपा जाए। अनुत्तरदायी प्रशासन तानाशाही से भी अधिक खतरनाक होता है। अतः जन कार्यों में ईमानदारी लाने के लिए यह तर्क दिया जाता है कि सरकार का सहजीकरण करना है तो एक मुख्य कार्यपालिका को संपूर्ण प्रशासन यंत्र की सत्ता सौंपकर उसे उत्तरदायी बनाना आवश्यक है। दूसरा, बचत एवं कार्यकुशलता। प्रशासन में कार्यकुशलता लाने तथा उसे बचतपूर्ण बनाने में अनेक हित समूहों की रुचि रहती है। जब सरकार का आकार बढ़ जाता है तो करदाताओं पर उसका भार भी अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में करदाता या तो सरकार के कार्यों को कम करके
या दोहराव तथा अपव्यय को रोककर अपना भार हल्का करना चाहते हैं। सांविधानिक सुधार आंदोलन के नेताओं का यह सुझाव रहता है कि मुख्य कार्यपालिका में यदि प्रशासकीय सत्ता का केंद्रीकरण कर दिया गया तो इसे अपव्यय एवं दुर्व्यय को रोकने का महत्वपूर्ण साधन माना जाएगा। तीसरा जो है वह है सामान्य कल्याण। लोक प्रशासन को जनता के कल्याण के लिए अधिक से अधिक तथा उत्तम से उत्तम सेवाएं संपन्न करनी चाहिए। एक प्रजातंत्रात्मक सरकार में इस बात की आवश्यकता है कि सरकार अपने आप को सामान्य कल्याण से संबंधित रखे। जनता की आकांक्षा रहती है कि जिन नेताओं को उन्होंने चुनकर भेजा है वे अपने कार्यालय में उनके जीवन को अधिकाधिक सुखमय एवं सुसंस्कृत बनाए। जो वर्ग सरकारी अभिकरणों से लाभान्वित होते हैं उनके द्वारा इस प्रकार की मांग पर जोर दिया जाता है। इन लोगों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि इनकी विभिन्न मांगों को भली प्रकार से तभी पूरा किया जा सकता है जब कार्यपालिका शाखा में एकता रहे और एक बड़े केंद्र को उत्तरदायी बना दिया जाए। चौथा है राष्ट्रीय सुरक्षा। प्रशासनिक एकता एवं दृढ़ता के बिना एक देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत एवं प्रभावशाली नहीं हो सकती। नागरिक एवं सैनिक क्षेत्रों में प्रशासकीय शक्ति के केंद्रीकरण द्वारा ही देश की सुरक्षा की जा सकती है। इसके लिए उच्च प्रशासकीय योग्यता का अत्यंत समन्वयात्मक रूप में उपयोग करना होता है। मुख्य कार्यपालिका को केंद्रीय एवं शक्ति संपन्न रूप देने में अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं एवं दबाव भी प्रभाव डालते हैं। अगला है राष्ट्रीय एकता और अखंडता। जातीय, सांप्रदायिक और प्रादेशिक भाषावादी और आतंकवादी चुनौतियों का सामना करने के लिए भी मुख्य कार्यपालिका की आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे बच्चों मुख्य कार्यपालिका के विभिन्न प्रकारों की। इनके बारे में आप पूर्व में भी पढ़ चुके हैं, हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। वो इस प्रकार है। किसी भी देश की मुख्य कार्यपालिका का रूप एक देश की संवैधानिक व्यवस्था के स्वरूप के आधार पर तय किया जाता है। विश्व के विभिन्न देशों में वास्तविक व्यवहार को देखकर मुख्य कार्यपालिका के जो स्वरूप है वो इस प्रकार से है। पहला है संसदात्मक कार्यपालिका। इंग्लैंड, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड जैसे देशों में संसदात्मक कार्यपालिका पाई जाती है। संसदात्मक कार्यपालिका शासन व्यवस्था को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि संसदात्मक शासन के उस रूप को कहते हैं जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद अर्थात वास्तविक कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए कानूनी दृष्टि से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसे मंत्रिमंडलीय शासन की भी संज्ञा दी जाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसे उत्तरदायी शासन से भी विभूषित किया जा सकता है। इस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अब हम बात करते हैं संसदीय शासन व्यवस्था के लक्षणों की। तो पहला लक्षण है इस शासन व्यवस्था में नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर होता है। राज्य का प्रमुख कार्यपालिका का प्रतीक मात्र होता है, जैसे हमारे भारत में राष्ट्रपति, और वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में निहित होती है। दूसरा है प्रधानमंत्री को वास्तविक शक्तियाँ शासक माना जाता है। वह निचले सदन यानी जनता द्वारा वयस्क मताधिकार से चुने हुए सदन में बहुमत दल का नेता या बहुमत गुट का नेता अथवा सर्वाधिक संख्या का समर्थक रखने वाला नेता होता है। इंग्लैंड में लोक सदन और भारत में लोकसभा में बहुमत रखने वाले नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। यह है दूसरा लक्षण। तीसरा है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका में से ही चुने जाते हैं। चौथा है मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्री अपने अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं। उनके नेतृत्व और निर्देशन में ही विभागीय कार्यों का संचालन किया जाता है। विभाग के कार्यों के लिए वह संसद के प्रति उत्तरदायी
होता है। पांचवा है मंत्रिमंडल के सदस्य सामूहिक रूप से भी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर मंत्रिमंडल की किसी नीति संबंधी प्रश्न पर व्यवस्थापिका में पराजय हो जाती है तो सभी मंत्रियों को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। नीति संबंधी प्रश्न पर व्यवस्थापिका में किसी एक मंत्री की पराजय सारे मंत्रिमंडल की पराजय मानी जाती है। यहाँ व्यवस्थापिका के से आशय संसद के निचले सदन यानी लोकसभा से है। इस प्रकार संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल के सदस्यों को एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। अगला जो लक्षण है वह है इस शासन व्यवस्था में गोपनीयता के सिद्धांत का भी पालन किया जाता है। अगर मंत्रिमंडल का कोई सदस्य किसी महत्वपूर्ण निर्णय को मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बिना ही उजागर कर देता है अथवा उसकी असावधानी अथवा लापरवाही से गुप्त निर्णय लीक हो जाता है तब भी उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला जो लक्षण है वह है इस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। अगर व्यवस्थापिका कार्यपालिका के प्रति अविश्वास प्रकट कर देती है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कार्यपालिका को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला है संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के निचले सदन अथवा लोकप्रिय सदन को भंग करवाने का अधिकार प्राप्त होता है। इंग्लैंड में महारानी प्रधानमंत्री की सलाह पर लोक सदन को भंग कर सकती है। इसी तरह भारत में प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अध्यक्षात्मक कार्यपालिका की। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और श्रीलंका में अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का प्रचलन है। संयुक्त राज्य अमेरिका को अध्यक्षात्मक व्यवस्था का प्रतिमान माना जाता है। अध्यक्षात्मक सरकार को परिभाषित करते हुए गार्नर कहते हैं कि अध्यक्षात्मक सरकार वह होती है जिसमें कार्यपालिका, राज्य का अध्यक्ष तथा उसके मंत्री अपनी अवधि के बारे में संविधान की दृष्टि से विधानमंडल से स्वतंत्र होते हैं और अपनी राजनीतिक गतिविधियों के बारे में उनके प्रति अनुत्तरदायी होते हैं। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु होता है। अब हम बात करते हैं अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के लक्षणों की। तो जो पहला लक्षण है वो इस प्रकार है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में पृथक्करण होता है। कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं। कार्यपालिका के सदस्य उसी तरह से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं जिस तरह से संसदात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दूसरा, इस व्यवस्था में नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका में कोई अंतर नहीं होता है। राष्ट्रपति ही सारी शक्तियों का स्रोत होता है और उसे ही वास्तविक कार्यपालिका माना जाता है। इसके द्वारा ही शासन की सभी शक्तियों का उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह राज्य भी करता है और शासन भी करता है। तीसरा, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के प्रधान का निर्वाचन विशेष विधि द्वारा किया जाता है। परिणाम स्वरूप उसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष होते हुए भी प्रत्यक्ष सा लगता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। ये निर्वाचक मंडल जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। ये चुने जाते हैं। यह निर्वाचन विधि ही राष्ट्रपति को शक्तिशाली और वास्तविक कार्यपालिका की स्थिति प्रदान करती है। अगला जो है लक्षण वह है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका को व्यवस्थापिका को विघटित करने का अधिकार नहीं होता है। अंतिम जो लक्षण है वह है, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है। कार्यपालिका के प्रधान को एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से ही अपना पद से हटाया जा सकता है। यह एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया होती है।
अभी तक संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जा सका। महाभियोग के अलावा उसे किसी भी अन्य प्रक्रिया के द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। अब हम बात करते हैं नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका की। संसदात्मक जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत कार्यपालिका के दो रूप पाए जाते हैं। एक तो है नाम मात्र की कार्यपालिका, जिसके नाम पर प्रशासन के समस्त कार्य संचालित होते हैं, जबकि वास्तव में शक्तियों का प्रयोग उसके द्वारा नहीं किया जाता। शक्तियों का यथार्थ अधिष्ठाता वास्तविक कार्यपालिका होती है। सिद्धांत रूप में कानून एवं संविधान कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ नाम मात्र की कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति या राज्यों के हाथों में सौंप दी जाती है, किंतु वास्तविक व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग किसी न किसी मंत्री के माध्यम से होता है और इस प्रकार उसकी सारी शक्तियाँ कैबिनेट या मंत्रालय के हाथ में चली जाती है। राष्ट्रपति अथवा राजा के कार्य केवल निर्देश, सलाह और चेतावनी देना रह जाता है। भारत एवं ब्रिटेन की शासन व्यवस्थाओं के उदाहरण के रूप में हम इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। अब हम कार्यपालिका के जो अन्य प्रकार है उनकी बात करते हैं। उसमें पहला है एकल और बहुल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका में कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की स्थिति को देखते हुए उसे एकल कार्यपालिका की संज्ञा देते हैं। मुख्य जो कार्यपालिका के कुछ अन्य रूप भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका पाई जाती है। इस कार्यपालिका में संसदात्मक एवं आदेशात्मक कार्यपालिकाओं की विशेषताओं का मिश्रण होता है। संसदात्मक व्यवस्था की भांति ही यहाँ बहुलवादी है, जिसमें 7 सदस्य होते हैं। इसमें प्रधानमंत्री जैसा कोई भी प्रमुख व्यक्तित्व नहीं होता। सभी सदस्यों का स्तर प्राय एक जैसा होता है। संसदात्मक व्यवस्था की भांति ही इसके सभी सदस्यों को व्यवस्थापिका में स्थान प्राप्त होता है। वे उसकी कार्यवाहियों में भाग लेते हैं। यदि इस कार्यपालिका की राय को संसद न माने तो उसे त्यागपत्र देना होता है। यह संसद की इच्छा अनुसार अपनी नीतियों में परिवर्तन करके लंबे कार्यकाल तक अपने पद पर बनी रह सकती है। स्विट्जरलैंड में ये कार्यपालिका अत्यंत सफलता से कार्य कर रही है। अगली जो प्रकार है वह सोवियत कार्यपालिका। सोवियत संघ वर्तमान समय में समाप्त हो चुका है, लेकिन सोवियत रूस की कार्यपालिका की अपनी एक अलग विशेषता है। ऊपर से देखने में यह कैबिनेट से मिलती है। इसके सदस्यों को मंत्री तथा अध्यक्ष को प्रधानमंत्री कहा जाता है। इन सभी को सर्वोच्च परिषद द्वारा चुना जाता है। औपचारिक रूप से मंत्री सर्वोच्च परिषद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, किंतु यथार्थ में उनका उत्तरदायित्व साम्यवादी दल के वीरों के प्रति होता है। 2 प्रकार के मंत्री होते हैं, सर्व संघ मंत्री, सर्व गणतंत्र मंत्री। दोनों का कार्यक्षेत्र अलग अलग होता है। प्रत्येक मंत्री की सहायता के लिए एक सलाहकार निकाय या परिषद होती है, जो कभी कभी सलाह देने मात्र से अधिक शक्तियाँ रखती है। वर्तमान में सोवियत संघ में राष्ट्रपति संस्था भी कार्यरत है। अगली जो कार्यपालिका है वह राजतंत्रात्मक कार्यपालिका है। सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त राज्य अमीरात, मोरक्को और नेपाल में राजतंत्रात्मक कार्यपालिका कार्य करती है। एक होती है इस्लामिक कार्यपालिका, एक होती है रंगभेदी कार्यपालिका जो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती थी, एक होती है अधिनायकवादी कार्यपालिका। जिन देशों में सैनिक तानाशाही का प्रचलन है उन्हें अधिनायकवादी कार्यपालिका की हम संज्ञा दे सकते हैं। कुछ स्थानीय कार्यपालिकाएं भी होती है, जिसमें एकल, बहुल, उत्तरदायी एवं अनुत्तरदायी कार्यपालिका, केंद्रित और विकेंद्रित कार्यपालिका, राजनीतिक और अराजनीतिक कार्यपालिका भी होती है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मुख्य कार्यपालिका के आधार की। राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य कार्यपालिका को इतने कार्य और उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति उनका निर्वाह दूसरों की सहायता प्राप्त किए बिना नहीं कर सकता। जॉन ए वीग ने कहा है, मुख्य कार्यपालिका को
जितने अधिक तथा भारी कार्य करने होते हैं उनको कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना ही योग्य क्यों न हो व्यक्तिगत रूप से पूरा नहीं कर सकता। मुख्य कार्यपालिका की सहायता की आवश्यकता होती है। इसके लिए वह पर्याप्त धन एवं शक्ति सौंपी जाती है कि वह अपने कार्य संपन्न करने के लिए जितने कर्मचारी चाहे नियुक्त करे, संगठित करे तथा निर्देशित करे। बिना इस शक्ति के यदि मुख्य कार्यपालिका को बेसहारा बना दिया जाए तो वह अधिक दिन नहीं चल सकती। कर्मचारी वर्ग एवं अन्य सहायक संस्थाएं उस रीढ़ के समान है जिनके बिना वह खड़ा नहीं हो सकता। ये उनके आधार हैं जिनके अभाव में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। लुईस ब्राउनलो की अध्यक्षता में नियुक्त प्रशासकीय प्रबंध पर राष्ट्रपति समिति ने सन 1937 के प्रतिवेदन में बताया कि राष्ट्रपति को भी सहायता की आवश्यकता होती है। इस समिति ने जो निष्कर्ष दिए सामान्य वह इस प्रकार है। पहला, राष्ट्रपति को व्यक्तिगत सचिवों के अतिरिक्त प्रशासकीय सहायता की आवश्यकता है। दूसरा, कार्यपालिका के प्रबंधन में उसकी सहायता के लिए 3 प्रमुख भुजाएं होनी चाहिए। एक नियोजन के लिए, दूसरी बजट के लिए और तीसरी सेवी वर्ग के लिए। तीसरा, नियामकीय आयोगों, बोर्डों एवं सरकारी निगमों के द्वारा प्रस्तुत विशेष समस्याओं को सुलझाने के लिए एक आंतरिक प्रबंध व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें श्रेणी अभिकरणों को 12 भागों में एकीकृत कर दिया जाए तथा प्रत्येक के शीर्ष पर कैबिनेट स्तर का मंत्री हो। चौथा, सामान्य लेखा कार्यालय को पुनर्व्यवस्थित किया जाना चाहिए ताकि 2 बातें लागू की जा सके। प्रथम तो यह कि व्यय पूर्व ऑडिट को रोका जाए क्योंकि इससे प्रशासन यंत्र की गति अवरुद्ध हो जाती है। दूसरे, अधिक रचनात्मक उत्तर ऑडिट द्वारा कार्यपालिका शाखा को सही रूप में कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने मुख्य कार्यपालिका के महत्व, उसके प्रकार तथा आधार के बारे में जाना था। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मुख्य कार्यपालिका के कार्यों की। धन्यवाद।